हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का लेसन 2 जो कि आपकी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज उसके हम कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें पहला आपका टॉपिक्स होगा इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट है क्या। देखिए या अभी इसके पहले हमने पढ़ा जो हमारा पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ हमने बात की थी कि आपके चार्ज जो हैं वो स्टैटिक थे। यहाँ जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपके चार्ज मोशन में होंगे और जब आपके चार्ज मोशन में होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन करेंगे। यानी यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे वो आपके सारे चार्ज के मोशन के बारे में होगा, क्योंकि जब तक चार्ज मूव नहीं करता तब तक आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो स्टैटिक्स में आपने पढ़ा था कि वहाँ पे आपका चार्ज स्टैटिक था, वहाँ पे कोई भी करंट नहीं थी। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमको करंट मिलेगी, मतलब हमारे जो चार्ज होंगे यानी कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके मोशन में करेंगे। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो हम उसकी यहाँ पे ज़्यादा बात करेंगे। सेकेंड हमारा टॉपिक रहेगा कन्वेंशनल करंट। जो हमारी कन्वेंशनल करंट होती है ये नॉर्मल करंट के अपोजिट होती है, इसका जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव की तरफ होता है। फिर हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा ओम्स लॉ। फिर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस ये आप पढ़ चुके हैं, रेजिस्टिविटी भी आप 10th में पढ़ चुके हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ या घटने के साथ उसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसकी हम बात करेंगे। फिर हमारा होगा कलर कोड्स फॉर कार्बन रजिस्टर्स। जो हमारे कलर कोड कुछ होंगे उनसे हम कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ निकालेंगे और वो कैसे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं इसकी बात करेंगे। फिर हमारे टॉपिक्स होंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। यानी अगर रजिस्टर्स को हम सीरीज और पैरेलल में जोड़े तो हम उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इसकी हम बात कर लेंगे। फिर ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ईएमएफ ये आपने अभी आपके लिए नया है, ये आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा हुआ था। एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। फिर हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये भी आपके नया टॉपिक होगा। अभी तक आपने केवल पढ़ा हुआ था रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे किसी भी सर्किट में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालें इसकी भी हम बात करेंगे। एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स जो आपके होते हैं उसको हम सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे तो वो कैसे आपका काम करेगा उसकी भी इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको इनकी पूरी हम डिटेल जानकारी देंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है आप सभी जान रहे हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कितना आपका चार्ज किसी भी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, उसके एक स्पेसिफिक एरिया से स्पेसिफिक सेक्शन से फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये आप जान लीजिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये आपने पहले से पढ़ रखा है। तो I इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, I इक्वल टू मिल जाएगा हमको क्यू अपॉन टी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा स्टेडी रेट। अब आप सोचेंगे स्टेडी रेट क्या है। देखिए भैया यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो हमें करंट का 3 टाइप मिलेगा। एक तो आपका जो स्टेडी हो, मतलब टाइम के साथ वेरी ना करे, एक आपका जो वेरी करे, एक आपका पढ़ेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट। तो हमको 3 पार्ट पढ़ने हैं। अब अगर आपका टाइम रेट के साथ आपका चार्ज का फ्लो वेरी कर रहा है तो आपका आई इक्वल टू मिल जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। ये हम बहुत छोटा सा अमाउंट लेंगे। जब चार्ज का बहुत छोटा अमाउंट लिया गया है तो वहाँ पे आपका टाइम के साथ साथ चार्ज के फ्लो करने का रेट भी वेरी कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। यानी करंट क्या है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया वो हमारा हो जाएगा करंट। इसी की हमको यहाँ पे बात करनी है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ करंट की। तो पहला जो हमारा टाइप होगा वो होता है स्टेडी करंट विच डज नॉट वेरी विथ टाइम। आप देखें आपका एक ग्राफ बना हुआ है, जो आपका पहला लाइन है जो ए वाला, आप देखिए आपके ग्राफ में एक दिया हुआ है ए, आपको जो दिख रहा है इसमें क्या है कि टाइम के साथ ये वेरी नहीं कर रहा। आप ध्यान से देखिए ग्राफ को, आपकी जो लाइन है वो कहाँ जा रही है, वो आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है। मतलब ये टाइम के बदलने के साथ हमारा करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, तो इस टाइप को हम बोलते हैं स्टेडी करंट, यानी आपका ये वेरी नहीं करेगा। एक आप और भी ग्राफ देख सकते हैं। दूसरा मॉडल हो जाएगा
वायरिंग, बी एंड सी आपका वायरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम। आपका क्या है, आप देखें बी आपका एक ऐसे गया है और बी आपके और सी वाला भी देखें आपका ऐसे बना हुआ है। तो ये कौन सी करंट है, ये हमारी वो करंट है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, मतलब टाइम चेंज होने के साथ साथ इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है। तो जो ऐसी करंट होती है उसको हम बोलते हैं वायरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, यानी आपका टाइम बढ़ेगा या घटेगा तो हमारे करंट का मैग्नीट्यूड भी घटेगा और बढ़ेगा। और तीसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है डी वाला पार्ट, अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली। दो बातें हैं, एक तो यहाँ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपका कंटिन्यूअसली चेंज करेगा और एक फिक्स टाइम के बाद ये अपने पीरियड को भी चेंज करेगा। मतलब पहले आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर आपका नेगेटिव डायरेक्शन, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये अपने डायरेक्शन को भी चेंज करता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट मतलब अपने आप को चेंज करना। तो अल्टरनेटिंग जो करंट हमारी है वही हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। एक आपकी और होती है जिसको आप जानते हैं डायरेक्ट करंट, जो आपकी होती है बैटरी से निकलने वाली। तो इसके लिए एग्जांपल आपको क्या दिया जाए, जैसे समझ लीजिए आपके घर में पंखे हैं, तो पंखे दो तरह के आते हैं, एक तो आपका आता है बैटरी वाला पंखा, एक आता है इलेक्ट्रिक वाला। तो अगर आप बैटरी वाले पंखे को ले लें और उसको आप बैटरी में कनेक्ट करो तो हो सकता है आप अगर आप पॉजिटिव वाले को नेगेटिव में और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में कनेक्ट कर दो तो पंखे का जो डायरेक्शन है वो उल्टा चलेगा। मतलब आपका वो सीधा हवा ना दे क्या करेगा, हवा पीछे देता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट करंट आपकी है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रही, यानी वो एक ही डायरेक्शन में। जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है वो कुछ ऐसा फ्लो करता है, मान लिया आपका ये एक्सिस है तो आपका वो ऊपर ऊपर ही जाएगा, तो ये आपकी हो गई डायरेक्ट करंट। इसमें क्या है, ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है। लेकिन जो हम अल्टरनेटिंग की बात करते हैं, जो हमारी अल्टरनेटिंग है वो कुछ ऐसी होती है, वो क्या करेगी, एक फिक्स टाइम के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज करती रहेगी। तो अल्टरनेटिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हमको आगे चैप्टर ही मिल जाएगा आपका अल्टरनेटिंग करंट AC, वो पूरा आपका चैप्टर ही है, वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है कन्वेंशनल करंट। अब देखिए जो नॉर्मल करंट है और कन्वेंशनल है इसमें केवल डिफरेंस किसका है, डायरेक्शन का। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हम करंट का डायरेक्शन किधर लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, ये आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन जो कन्वेंशनल है वो इसका उल्टा है, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इसको आप देख लेते हैं, देखिए कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई कर दिया तो जिधर आपके पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहे हैं उधर आपका डायरेक्शन होगा कन्वेंशनल करंट का। नहीं, नॉर्मल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पर यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसी को आपको ध्यान रखना है। जो हमारी कन्वेंशनल करंट है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, मतलब आपका पॉजिटिव वाला चार्ज इधर जाएगा उधर आपकी करंट फ्लो होगी और उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। आप देख लें, ये आपके सामने बना हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। कन्वेंशनल करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये ड्यू टू मोशन तो है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होगा। आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन के मोशन के क्या होगा, ये अपोजिट होगा। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर जा रहे हैं, लेकिन करंट किधर है, इधर जा रही है। तो जो करंट का जो कन्वेंशनल करंट है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप सोच रहे भैया कि जब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन को लो कहते हैं। देखो भैया पॉजिटिव चार्ज हमारा फ्लो नहीं करता, आप सभी जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रोटॉन्स हैं, वो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो फ्लो तो करते नहीं है। फ्लो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही मोशन करने के लिए फ्री होते हैं, तो मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या लेना है कि जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट लेना है। यानी आप समझ लो, यहाँ पे आप फिगर में देख लें कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में जा रहा है, तो करंट किधर होगी, इस साइड में जा रही है। तो जो कन्वेंशनल करंट है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेना है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि आपका जो ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, शिफ्ट कर जाना, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड एज द वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जिस वेलोसिटी से आपके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, वही आपकी हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने एक बाहर अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, तो
इलेक्ट्रॉन के मोशन की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वही आपकी हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लें इसको आप, वी डी इक्वल टू आपका हो जाएगा ए टू टो, या वी डी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम टो, या आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए आपका यहाँ पे एरिया है, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी यहाँ से हमको मिल जाएगी पूरी करंट जो हमारी आई होगी वो हमको मिल जाएगा एन ई ए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, ए आपका वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और वी डी हमारी हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप फिगर को भी देख लें, यहाँ पे आप समझ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए आपका एरिया बना हुआ है, आई आपकी शो कर रही है करंट को, आपका देखिए आपका आई शो कर रही है करंट को, उसका डायरेक्शन भी आपका बना हुआ है। फिर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी जो हमारी करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज़्यादा करंट। ये आपको ध्यान रखना है। आपके को सिंबल्स हैं, वी डी आपका होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल ए हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, तो आपका हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। अब सोचना भैया रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो देखिए बात समझिए, जब आपके दो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं तो जब वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बीच में जितने टाइम तक वो कोलिजन नहीं करते, मतलब उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जब वो कोलाइड करने के और ना कोलाइड करने के बीच वाला जो टाइम होता है, मतलब एक बार आपका यहाँ पे मान लिया आपके पास कई सारे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ पर आपके कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये इस पे कोलाइड किया, फिर इस पे कोलाइड किया, फिर इस पे कोलाइड किया, ठीक है, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है। तो जब यहाँ से कोलाइड करके यहाँ पहुँचा, यहाँ कोलाइड किया और फिर यहाँ आया, तो यहाँ कोलाइड करने और यहाँ कोलाइड करने के बीच में जो आपका टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कोलाइड करने के बीच का जो टाइम इंटरवल बच जाता है वो आपका हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। ई हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, एम हो जाएगा मास, एन हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एल आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए हो जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शन यानी आपके कितने एरिया से वो आपके इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, हम न्यूमेरिकल में इसको यूज करेंगे। फिर हमारा टॉपिक आता है करंट डेंसिटी। तो भैया डेंसिटी आप पहले पढ़ चुके हो कि डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। तो उसी तरह हम करंट की बात करेंगे कि एक यूनिट एरिया में कितनी करंट जा रही है, वो आपका हो जाएगा आपका करंट डेंसिटी। तो देख ले, current density at a point within a conductor is the current through a unit area of the conductor, यानी उस कंडक्टर के यूनिट एरिया में से। एक आपने मान लिया कि आपका 100 मीटर स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप ले लें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, वो आपका कंडक्टर है। अब उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी करंट पास हो रही है, मतलब यूनिट एरिया आपको लेना है कि जितना पूरा आपने लिया उसका है कि आप यूनिट पार्ट ले लें और उसमें से जितनी करंट जाएगी वो आपकी हो रही है करंट डेंसिटी अराउंड द पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट। ध्यान रखिएगा, आपका जो एरिया है वो करंट अगर आपकी इधर जा रही है तो एरिया आपका इधर होगा, मतलब उस पर वो परपेंडिकुलर होगा। आप ऐसा समझ लें, ये आपका एरिया है तो ये आपका परपेंडिकुलर है। तो करंट का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। उस दौरान उसके यूनिट एरिया से जितनी करंट पास हो रही है दैट इज करंट डेंसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। यानी आपको कोई कंडक्टर दिया हुआ है, उसमें करंट का डायरेक्शन और एरिया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब उस कंडक्टर के यूनिट एरिया से जितनी करंट जाएगी वो आपका बन जाएगा करंट डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। इसका फार्मूला जो होता है J इक्वल टू आई अपॉन ए, आई क्या हो गया करंट और ए आपका क्या हो गया एरिया, NEVD। अब आप इसको वैल्यू निकाल चुके हैं, तो N आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और VD क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फार्मूला आप रखेंगे तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा NEVD। अब अगर आप वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो I इक्वल टू मिल जाएगा J इंटू ए, ये आप याद रखिएगा, इसका हम न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज करेंगे। फिर हमारी बात आती है ओम्स लॉ की। तो भैया ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ था। ओम्स लॉ क्या कहा था उन्होंने कि जितना आपका कंडक्टर होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज़्यादा करंट, या जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी को हम डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस
across the two ends of the conductor when physical conditions such as temperature, mechanical strain etc remain the same। मतलब आपका रेजिस्टेंस को सेम कर दिया जाए, कोई आपका टेम्परेचर है उसको भी सेम कर दिया जाए, मैकेनिकल स्ट्रेन को सेम कर दिया जाए, तो आपकी जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब दो इंड आपके अगर हैं, उन दो इंड के बीच में जितना ज़्यादा आपका पीडी होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, ये कहा था ओम जी ने। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा I प्रोपोर्शनल V या V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल टू आई आर या आर आई। अब R क्या हो गया, ये हमारा होता है कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट आपकी कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट आपकी ज़्यादा होगी। यानी V इक्वल टू आई आर या आर आई, इसका हम बार बार यूज करेंगे और लगभग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहाँ आपका फिगर एक बना हुआ है और बैटरी लगी हुई है, करंट का डायरेक्शन शो किया जा रहा है। ये आपका V और I का ग्राफ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ये आपका स्ट्रेट लाइन क्यों जा रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा आपका V होगा उतनी ज़्यादा आपकी करंट भी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू, भैया देखो V इक्वल टू आपने पढ़ा था आई आर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो आप उसको देख लीजिए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। और देखो आपकी करंट जा रही है, कंडक्टर में जा रही है, लेकिन उसको रोकने वाला भी तो कोई है। तो जो रोकने वाला एलिमेंट है, जो करंट के फ्लो होने का अपोज कर रहा है, वो नहीं चाहता कि करंट आपकी फ्लो करे, उसी को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो करंट के फ्लो होने का अपोज करे, दैट बिकम्स रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। अब सोचो भैया कि रुकावट कैसे होती है। देखो भैया सिंपल सा नेचर का नियम है ये। तो यहाँ पे आप जैसे आप भैया देखो, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, सपोज करो उसी दौरान उसी टाइम में कोई आपके घर में आ गया, मेहमान आ गया, आपकी पढ़ाई टूट गई। तो वो जो इंसान मेहमान आपके घर में आया, वो क्या हो जाएगा, वो आपकी पढ़ाई के फ्लो को रोक दे रहा है। मतलब वो क्या हो जाएगा, आपकी पढ़ाई के रिस्पेक्ट वो भी क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया। या आपके जो कुछ बातें होती हैं, निगेटिव थिंकिंग आप ढूंढते हो, या फिर आप कोई और काम कर रहे हो, उसमें आप किसी और काम को ले आए, तो भी क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो भी करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ कंडक्टर देखें। I इक्वल टू एन ई ए वी डी, आपने भी पढ़ा हुआ था, ये होता है। तो एन ई ए और वी डी के हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। फिर I हमको मिल जाएगा एन ई स्क्वायर ए टी अपॉन एम वी अपॉन एल, ये मिल जाएगा हमको, या V अपॉन I इक्वल टू एम आई एम एल एन ई स्क्वायर ए टी, R इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टी अपॉन एल अपॉन ए। एम आपका हो जाएगा मास, एन हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का स्क्वायर, टी हो गया आपका रिलेशन टाइम, और आई एल हो जाएगा लेंथ, और ए हो जाएगा आपका एरिया। अब यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल जाएगा, R इक्वल टू रो आई एल अपॉन ए। रो क्या होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टी, समझ रहे हैं। रो क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी। अब ये डिपेंड करेगा स्पेसिफिक मटेरियल पर, ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दो चीज़ें हैं और दोनों हल्का सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा आप इसको। तो ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखें, आर जो वैल्यू थी ये पूरी आपकी हो गई रो की वैल्यू। रो हो जाएगा आपका रजिस्टिविटी, एम एन ई स्क्वायर टी, एम हो गया मास, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और टी आपका हो गया रिलैक्सेशन टाइम। इस पूरी आपका पूरा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, मास भैया कांस्टेंट होता है। किसी भी स्पेसिफिक इलाके में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भी आपका कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका कांस्टेंट है, और टी जो होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस पूरे को हमने एक मान लिया नया कांस्टेंट, जिसको हमने लिख दिया रो। अब जब रो ले लिया तो रो आपका मिल जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टी, ये हो जाएगा आपका रजिस्टिविटी ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि ये हर रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होगा। ये सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस नहीं करेगा, लेकिन रजिस्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। आपने आयरन लिया है, आपने सिल्वर लिया है, आपने गोल्ड लिया है, आपने निकल लिया है, क्या लिया है, उस पर आपका रजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। अब यहाँ से हमको फॉर्मूला मिल गया, R इक्वल टू
रो एल अपान ए, एल आपका हो गया लेंथ, रो हो गया रेजिस्टिविटी, ए हो गया आपका एरिया। अब यहाँ से देखें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल क्यों? क्योंकि जो रो हमारा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल पे, तो इसीलिए रेजिस्टेंस भी उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें। पहली चीज़ हमारी है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा तार होगा उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा। अब इसकी बात करें कैसे होगा भैया, जैसे आपने देखा होगा, आप जब घर में अपने वायरिंग करवाते हैं, आप मान लिया इन्वर्टर लगवा रहे हैं, तो इन्वर्टर लगाने वाला जो आता है वो बोलता है कि भैया आप तार को बहुत दूर तक ना फैलाओ वरना आपका जो बैटरी है वो बैकअप कम देगी। क्यों कम देगी? क्योंकि जितना लंबा आपका वायर होगा, जितना लेंथ उससे ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा और उससे आपके घर में करंट तो कम जाएगी लेकिन वो बैटरी की खपत ज़्यादा करेगा, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं कि कम लगवाते हैं। दूसरा होता है एरिया। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आपका ज़्यादा एरिया का तार है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। अब इसके लिए आप देखो भैया, आपके जो घर में आपने देखा होगा, जो आपके घर में वायरिंग तो बात नहीं करेंगे, आप बड़े बड़े तार देखिए, आपके जो बड़े बड़े वायर जा रहे हैं आपके घर में सप्लाई के लिए खंभे से आ रहे हैं, तो अब देखो पहले क्या था, पहले उसमें हम लगाते थे सिंगल वायर, पहले हम केवल सिंगल वायर लोहे का लगाते थे, तब बिजली कम आती थी। लेकिन अब क्या किया गया है, एल्युमिनियम के कई सारे वायर को लेके और उनकी क्वाइलिंग कर दी गई है, यानी एक के ऊपर एक उनको रैप कर दिया गया है। इससे क्या होता है, उनकी मोटाई बढ़ गई, और जब मोटाई बढ़ गई मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तो उस वायर का रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम हो गया। इसीलिए हम पतले वायर की जगह मोटे वायर को प्रेफर करते हैं ताकि वो कम रेजिस्टेंस को ऑफर करे और ज़्यादा अमाउंट में करंट को दे। आगे बढ़ते हैं। फिर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ध्यान रखिएगा, हमने बार बार से कहा कि जो रेजिस्टिविटी है ये नेचर पे डिपेंड करेगी, लेकिन आपका जो कंडक्टर है उसका एरिया कितना है, डायमेंशन क्या है, उस पर डिपेंड नहीं कर रही, उसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रही। किस पे डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ मटेरियल, आपने कौन सा मटेरियल लिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगी। और ये भी आप जान लें, हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी फिक्स होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, लेकिन हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी फिक्स होगा। ये आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं। फिर रिलेशन बिटवीन वी डी, रो, आई, ई, जे एंड वी। अब वी डी आपका डिफ वेलोसिटी, रो रेजिस्टिविटी, आई करंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जी आपका हो रहेगा करंट डेंसिटी और वी आपका हो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें हम रिलेशन निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको न्यूमेरिकल आगे लगाना है, तो न्यूमेरिकल से बहुत हेल्प करने वाले। देखिए पहला आपका रो इक्वल टू हो जाएगा ई अपान जे या ई अपान एन ई वी डी। जे की हमने वैल्यू रख दी, एन ई वी डी मिल गया। अब वी डी इक्वल टू मिल जाएगा आपको ई अपान एन ई रो। या ध्यान रखिए, देखिए इन्हीं से हम निकाल रहे हैं, हम अलग से कहीं नहीं निकाल रहे हैं, हम इन्हीं फार्मूले से निकाल रहे हैं। तो रो इक्वल टू पहला हमको मिल जाएगा ई अपान जे, याद रखेंगे आप न्यूमेरिकल पर्सपेक्ट से। फिर ई अपान एन ई वी डी, ये भी आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल लगाना हमको। फिर वी डी इक्वल टू ई अपान एन ई रो, फिर वी डी इक्वल टू वी अपान एन ई रो एल। एल आपका कहाँ से आ गया? ये आपको मिल गया लेंथ वाले कॉन्सेप्ट में, ई की वैल्यू रख दी। अब जे इक्वल टू आप जानते हो इतना होता है और ये इतना हो गया, और ई इक्वल टू होता है वी अपान आई, तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। हमारे पास जो पॉइंट्स पहला कह रहा है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज वी डी डिक्रीजेज एंड रो इंक्रीजेज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो तो आपका डिक्रीज करेगा, और जब वी डी डिक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है रो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपका जब करंट कम हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो करंट कम हो जाएगी, और जब करंट कम हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और व्हेन आई इंक्रीजेज व्हेन एल इंक्रीजेज वी डी आपका डिक्रीज, जितना जितना आपका एल बढ़ेगा उतना आपका वी डी भी डिक्रीज कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक आ जाएगा कंडक्टेंस एंड कनेक्टिविटी। जैसे आपने पढ़ा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, वैसे हमारा अगला टॉपिक है कंडक्टेंस और कनेक्टिविटी। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी। तो इसको आप देख लें, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस क्या था? फ्लो के अपोज करने वाला, कंडक्टेंस क्या है? उसका सपोर्ट करने वाला।
बस जितना ज़्यादा करंट को फ्लो करवा पाए, ये उसका हो गया अपोजिट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और इसका ऐसा यूनिट क्या आपका हो जाएगा मो, ये आपको याद रखना है। और कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, इसका हो जाएगा मो पर मीटर। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। हमारा रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखो भैया R इक्वल टू क्या होता है, m/n(e²t) और L/a, ये आपने पढ़ रखा है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीज। अब बात समझिए भाई, सिंपल सी बात है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो आपके पार्टिकल्स से कोलाइड करने वाले, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा कोलाइड करेंगे। जब ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसमें खपत हो जाएगी। और जब वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे, इसका मतलब क्या है, जो उनका रिलैक्सेशन टाइम था वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि पहले कम कोलाइड कर रहे थे तो आपका टाइम ज़्यादा था, अब वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब आपका टाइम कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, देखिए टी कहाँ पे आपका है, नीचे है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि आपका रेजिस्टेंस क्या है, रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जब ये कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको याद रखना है, अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, या अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। ये हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बार बार यूज करेंगे। R0 हो जाएगा रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड, RT टी टाइम पर, R1 T1 सेंटीग्रेड पर, और R2 T2 सेंटीग्रेड पर। ये सारे हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखिएगा। इफ़ R2 इज ग्रेटर देन R1 देन अल्फा इज नेगेटिव। अगर आपका R2 छोटा है R1 से तो अल्फा क्या मिल जाएगा, आपको नेगेटिव इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी जो उसका कोफिशिएंट है वो क्या होगा, नेगेटिव मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब कलर कोड। अब कलर कोड से कैसे डिसाइड करें कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, देख लीजिए। इस पर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं और ज़्यादातर इस पर आपके आते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, द फर्स्ट टू रिंग्स फ्रॉम द इंड गिव द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम। आप देखिए जो पहली दोनों रिंग आपको दिख रही है कलर में, वो क्या देंगी, वो रेजिस्टेंस के पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर देंगी। अब सोचोगे भाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो याद करो क्लास 10 11th का चैप्टर 1 आपने पढ़ा हुआ था, आपने कहा था सिग्निफिकेंट फिगर ऐड करने में, मल्टीप्लाई करने में आपने कुछ पॉइंट्स को लिया था, डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया था, तो उसी का हम यहाँ बात करेंगे। तो आप देख लें, द थर्ड रिंग इंडिकेट द डेसिमल मल्टीप्लायर। अब जो हमारी तीसरी रिंग है वो क्या इंडिकेट करेगी, जब आप देखें BVB गुड आपको दिख रहा है, तो पहले ही दूसरी क्या कर रही हूँ, पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर दे रही हैं, तीसरी रिंग क्या कर रही है, वो आपकी दे रही है आपको 10 का जो मल्टीप्लायर है। और द लास्ट रिंग इंडिकेट्स द टॉलरेंस इन परसेंट अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यू। वो क्या है, टॉलरेंस मतलब कितना आप नेगेटिव या पॉजिटिव ले सकते हैं, मतलब आप अप्रॉक्स कितनी वैल्यू बढ़ाया घटा सकते हैं, वो हमको दे देगा आपका जो लास्ट रिंग है। तो आप देख लें, जैसे आपका एक दिया हुआ है द लास्ट रिंग, फिर इजी AB इंटू 10 पावर C, AB इंटू 10 पावर C प्लस माइनस D। ये आपका AB क्या हो गया, पहला रिंग हो गया। C आपका क्या कर रहा है, 10 की पावर मल्टीप्लाई कर रहा है, और प्लस माइनस D परसेंट क्या है, ये आपका कितना परसेंट घट या बढ़ सकता है। जैसे आप यहाँ देख ले, ये आप देख लें 17 हो गया पहला दोनों रिंग, 107 पहला दोनों रिंग, 10 की पावर 0 क्या हो गया तीसरा रिंग, और प्लस माइनस 5% कितना हो गया चौथा रिंग। यानी आप कितना घटाया बढ़ा सकते हैं, जो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं उसमें कितना बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है। आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आपको एक दिया हुआ है, यहाँ आपको दिया हुआ है, ये सारे आपके शो कर रहे हैं कि आप कितना बढ़ाया घटा सकते हैं। अब आप देख लें, इसमें आपका B ब्लैक कलर का है, फिर B ब्राउन का भी है, R रेड का है, O ऑरेंज, Y येलो, G ग्रीन, B ब्लू, वायलेट, ग्रे, ये आपके सारे नंबर्स दिए गए हैं 0 1 2 3 4 5 6 से 8 9 तक, कि आपका कौन सा कलर होगा तो आपको क्या वैल्यू लेनी है। आप देखो ब्लू वाले पे आप यहाँ देख लें, अगर हम बात करते हैं तो पहले वाले की बात करें। अब पहले वाले में देखो भैया, पहले वाले का कितना दिया है, पहली लाइन यहाँ पर देखें, इस फिगर में देखें, पहला लाइन क्या है, ब्राउन दिया हुआ है, तो हमने क्या लिया, ब्राउन की जगह पे क्या होता है 1, तो हमने 1 ले लिया। फिर आपका जो दूसरी लाइन दी है वो वायलेट दी हुई है, तो वायलेट का नंबर देखें, वायलेट का नंबर कितना दिया हुआ है, देखें आप यहाँ पे 7 दिया है, तो हमने वहाँ पे 7 ले लिया था। इसी फिर उसके बाद
जो आपकी ब्लैक लाइन थी वो क्या थी, जीरो थी, तो हमने 10 का पावर कितना ले लिया था, जीरो ले लिया था। फिर आपका जो लास्ट वाली लाइन थी वो गोल्ड थी, तो गोल्ड पे आपका नंबर कितना होता है, गोल्ड पे आप देख लें, सॉरी ग्रीन थी, अगर देख लेते हैं एक बार, हमारी लाइन जो थी वो लास्ट में गोल्ड थी, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए था, तो आपका वो 5 दिया हुआ है, हमने वो 5 ले लिया। और गोल्ड का, सॉरी गोल्ड का आपको दिया कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, तो हमने गोल्ड का कितना लिया था यहाँ पे आपका 5% ले लिया था, तो ये आपका बन गया। अब इसी आपको कलर कोड को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएँ। एक और एग्जांपल देखते हैं, पहले देखें आपको ग्रीन का क्या है 5 है, फिर रेड का आपका 2 है, फिर आपका दिया हुआ तीसरा लाइन ब्लू दिया हुआ, ब्लू का आपका 6 है, तो 10 की पावर 6 हो गया, प्लस माइनस आपका जो सिल्वर है उसका कितना दिया हुआ है 10%, तो हमने प्लस माइनस 10% ले लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो कलर कोड है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ देखेंगे पहला ब्राउन है, तो यहाँ आपका ब्लू ले लिया गया है, हमको लग रहा है ब्लू की जगह पे 5 ले लिया गया है, फिर आपका वायलेट है उसके जगह पे आपका 2 ले लिया गया, 10 पावर 0 कर दिया गया ब्लैक के कारण से, और प्लस माइनस आपका 20, आपका कोई नहीं है तो आपका 20 ले गया। ये आपको याद रखना है कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, इससे आपको क्या होगा, नंबरिंग उसकी याद रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई कलर नहीं दिया तो हम क्या लेते हैं 20%, तो यहाँ पे कोई कलर नहीं था तो हमने कितना लेता है 20%, तो ये आप याद रखेंगे फार्मूला, इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। आपके कलर कोड और ये आपके टॉलरेंस दो होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। अगर गोल्ड है तो 5%, सिल्वर पे 10% और नो कलर पे 20%। और इधर आपके जो नंबर दिए गए हैं गुड वाइफ तक का आपको ध्यान रखना है, बी रॉय और ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ये आपका वाइफ डब्लू लास्ट में आ रहा है वाइट पे, तो उसका कलर हो जाएगा आपका नो, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर अनदर कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, थोड़ा सा और आपका कलर कोड है, तो पहले यहाँ पे क्या है, द कलर कोड ऑफ बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो पूरी बॉडी दी गई है उसका जो कलर है वो हमको देगा पहला सिग्निफिकेंट। दूसरा, द कलर ऑफ इंड्स गिव द सेकंड सिग्निफिकेंट, तो आप देखो जो आपके दोनों कलर ऑफ इंड्स हैं वो क्या दे देंगे आपको, दूसरा वाला सिग्निफिकेंट फिगर। फिर द कलर ऑफ डॉट गिव्स द डेसिमल मल्टीप्लाई, और जो आपका डॉट का कलर है वो क्या दे देगा हमको, डेसिमल मल्टीप्लाई, जो आपका 10 की पावर हम करते हैं उसका कोड दे देगा। और चौथा, द कलर ऑफ रिंग गिव्स द टॉलरेंस, और जो रिंग का कलर होगा वो देगा आपको टॉलरेंस। यानी आप जैसे वहाँ पे क्या था, अलग अलग रिंग थी, यहाँ पे क्या है, पहला जो बॉडी का कलर है वो दे देगा पहला सिग्निफिकेंट फिगर, जो दोनों इंडिका पिक कलर है वो दे देगा हमको दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, जो डॉट उस पर बनी हुई है, ऐसे आपकी डॉट कोई बनी हुई है उसका जो कलर होगा वो हमको देगा आपका मल्टीप्लायर, और जो आपका रिंग होगा उसमें एक ही रिंग होगा उसका जो कलर होगा वो हमको दे देगा आपका टॉलरेंस, कि हम प्लस माइनस कितना करेंगे। तो एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए आपके पास ये आपका बना हुआ है, पूरी बॉडी आपकी येलो है तो येलो बॉडी का हो गया, फिर रेड आपके इंड्स हैं तो रेड इंड हो गया, बी आपका डॉट का कलर है डॉट हो गया, और गोल्ड आपका कलर है तो येलो पे आपका होता है 4, रेड पे 2 हो गया, और ब्लैक पे ब्लू पे 10 पावर 6 हो गया, इतना आपका हो गया। और प्लस माइनस गोल्ड पे कितना था 5%, तो आपका बनेगा 42 इंटू 10 पावर 6 प्लस माइनस 5% ओ, यानी इतना रेजिस्टेंस आपका उसका हो सकता है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो रिंग वाले और एक आपका पूरी बॉडी, फिर एंड और फिर डॉट और फिर एक रिंग, तो ये दोनों आपको रखना है, इन दोनों से आप कलर कोडिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा टॉपिक आ रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप जानते हो सीरीज में क्या होता है, हम जोड़ देते हैं, और पैरेलल में क्या होता है, हम रेसिप्रोकल करके जोड़ देते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना कि जो सीरीज में जोड़ेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट मिलेगा, इक्विवेलेंट मिलेगा, वो सारे रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। यानी सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो हर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, इक्विवेलेंट वाला। उसी तरह से अगर आप पैरेलल में कर रहे हो तो जो पैरेलल में करेंगे तब क्या होगा, जो हमारा इक्विवेलेंट होगा वो सारे रेजिस्टेंस से छोटा होगा, यानी जो सबसे छोटा है उससे भी ये छोटा होगा, और सीरीज में क्या है, जो सबसे बड़ा है उससे भी ये बड़ा होगा। इसी को आपको ध्यान रखना है, इसका भी यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल में। अब आ गया भैया ईएमएफ और सोर्स। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपने 10th में नहीं पढ़ा हुआ था। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों लगभग सिमिलर चीज़ हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस हम दोनों को एक ही जगह पे यूज करेंगे, बस डिपेंड करेगा कि सर्किट में आपकी करंट है
या नहीं। मतलब अगर करंट फ्लो करेगी तो वही चीज़ बन जाएगा पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट नहीं फ्लो करेगी तब बन जाएगा ईएमएफ। तो इसी को हमको ध्यान रखना। अब इसका सोर्स क्या है? सोर्स इसका सन होता है, जान रहे हैं। देखिए, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ध्यान रखिएगा, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई करंट नहीं निकाली जा रही है तब उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो मैक्सिमम पीडी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। मतलब करंट नहीं जा रही, करंट आपका फ्लो नहीं कर रहा, उस दौरान जितना मैक्सिमम पीडी है दैट बिकम्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। और जो हमारा सेल है वही आपका सोर्स भी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। अब हम देखो दोनों बात को समझिएगा। ईएमएफ कब कहेंगे आप? ईएमएफ तब कहेंगे जब आपका सेल में से कोई भी करंट नहीं जा रही, मतलब फ्लो नहीं कर रही, और जैसे आपका करंट फ्लो होना शुरू कर दी इसी को हम बोल देंगे आपका पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों लगभग सिमिलर चीज़ें हैं, बस हल्का हल्का मीनिंग है, तो आप ध्यान दीजिए। हम एक कंपेरिजन कर लेते हैं ईएमएफ और पीडी में से। हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में आपका एक कंपेरिजन कर लेते हैं, देख लें आप इसको। ईएमएफ हमारे पास है और पीडी है। EMF is the maximum potential difference between two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell when the circuit is open। मतलब आपका क्या है, सर्किट आपका ओपन है, करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा, तब वो चीज़ क्या बन जाएगा, मैक्सिमम जो हमारा पीडी है वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। उसी के बाद पीडी की बात करते हैं। पीडी इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एनी टू पॉइंट्स इन अ क्लोज सर्किट। पीडी क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस है। कब? जब उसमें क्लोज सर्किट यानी करंट का फ्लो हो रहा है। तो वही आपका सेल, जब करंट आपका सर्किट ओपन था तब वो बन गया था आपका ईएमएफ, और जैसे आपका सर्किट क्लोज हुआ वो क्या बन गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी। सेकेंड पॉइंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? देखो भैया, उसमें जब सर्किट ये ओपन है मतलब कोई भी करंट जा ही नहीं रहा, और जब करंट नहीं जा रहा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब करंट जाएगा तभी तो अपोज करेगा। तो करंट तो आपकी जा ही नहीं रही, तो अपोज करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो वो क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा ईएमएफ, यानी कि वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। पीडी आपका रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, गिवन टू पॉइंट्स, उसके प्रोपोर्शनल है। फिर द टर्म्स ईएमएफ इज यूज ओनली फॉर सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो हम सोर्स के लिए यूज करेंगे। इट इज मेजर बिटवीन इन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। ये सर्किट के बीच का मेजरमेंट है, और ये किसी पॉइंट पे आपका जो सोर्स है उसकी हम बात करेंगे। इट इज़ ग्रेटर दैन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन सर्किट। जो हमारा ईएमएफ है ये क्या होगा? ये आपका पीडी से बड़ा होगा, और पीडी इज ग्रेटर दैन ईएमएफ व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज। और पीडी बड़ा कब हो जाएगा? जब सेल को आप चार्ज करोगे। यानी अगर आपका सेल चार्ज नहीं हो रहा, सर्किट ओपन है, तब तो आपका ईएमएफ पीडी से बड़ा होगा। अगर आपने सेल को चार्ज करना शुरू कर दिया तब पीडी क्या हो जाएगा? ईएमएफ से बड़ा हो जाएगा। तो दोनों का आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों का हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। फिर आप बात, अभी हमारा टॉपिक का क्या नया टॉपिक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सोचो भैया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? देखो, एक रेजिस्टेंस तो हम लगाते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा सेल वगैरह है उसके पास भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो आपका अपने आप इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अपोज करता है। अब सोचो कैसे भैया? देखो, जैसे सिंपल सी बात है, आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल आप चलाते जा रहे हो, रोड का फ्रिक्शन तो काम कर रहा है, लेकिन साइकिल में भी क्या होता है, कुछ देर बाद साइकिल, अगर मान लो आप साइकिल को स्टैंड पे लगा दिया, साइकिल को आपने स्टैंड पे लगा दिया, डबल स्टैंड पे लगा दिया, और उसका पहिया आपने घुमा दिया, देखो भाई वो ज़मीन से टच नहीं कर रहा। यानी जब ज़मीन से टच नहीं कर रहा तो जो अर्थ का फ्रिक्शन है, रोड का फ्रिक्शन है, वो उस पर काम नहीं कर रहा। उसके बावजूद आपका पहिया कुछ देर बाद रुक जाता है। आप कहोगे भैया हवा का इफेक्ट है, चलो मान लिया हवा का इफेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी हवा इतना इफेक्ट तो नहीं कर रही, कुछ अपना भी इफेक्ट होता है जो उसके अंदर है, जो उसके आपके सर्किट में जहाँ आपने उसमें लगा रखा है पुली वगैरह, उसका भी कुछ इफेक्ट होता है, उससे भी आपका वो धीरे धीरे रुक जाता है, क्योंकि उसके पास इंटरनल भी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपोज करती हैं। जैसे आप एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो, अपनी बात कर लिया, आप बैठे, मान लिया भगवान न करे आप कोई गलत काम करने का सोचते हैं, जैसे मान लिया आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आप क्लास गए थे, आपने क्लास बंक कर दी। तो आप जब क्लास बंक करते हैं तो माना कि आपको कोई नहीं देख रहा,
फिर भी आपके अंदर से एक आपके अंदर हीन भावना आती है कि आज हमने क्लास बंक किया है और पापा जी अगर जान पाएंगे तो गुस्सा होंगे। अब सोचिए, पापा जी जान पाएंगे तो गुस्सा होंगे, जबकि आपको किसी ने नहीं देखा, तब भी आपके अंदर एक डर बना होता है और उस डर की वजह से कभी कभी आप गलत काम नहीं करते। जैसे आप मान लो, सपोज करो आप कहीं पढ़ाई करने के लिए गए हो और आपको किसी दोस्तों ने कहा चलो भैया थोड़ा घूम के आते हैं, तो आप घूमने का विचार तो कर रहे हो, लेकिन तब भी आपके अंदर एक डर होता है मन के अंदर कि अगर पिताजी को या माता जी को मालूम चला तो हमको गलत मानेंगे, हमको डांटेंगे। तो जो अंदर का आपका डर है वो क्या है? वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। मतलब आपको कोई रोक नहीं रहा, तब भी आपके अंदर एक डर बना हुआ है। वो जो डर आपका है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वही यहाँ पे हम बात करेंगे। तो उसको आप देख लीजिए। The opposition of offered by the electrolyte of the cell to flow of electric current through it is called internal resistance of the cell। अब सेल किससे बना हुआ? आपका इलेक्ट्रोलाइट्स में भरे हुए, तो जो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स में लगे हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रही है, उसमें भी थोड़ा बहुत करंट के अपोज करने का जो ऑफर करता है वही आपका है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और ये हर सेल के अंदर होता है। आप देखो भैया, कभी भी कोई सेल आपका पूर्णतया डिस्चार्ज नहीं होता, उसका यही रीज़न है कि उसके अंदर अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पूरे चार्ज को फ्लो नहीं होने देता, क्योंकि अगर पूरा चार्ज फ्लो हो गया तो आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो आपकी जो बैटरी है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो बैटरी आपकी ख़राब हो जाएगी। आप देखो, आप मोबाइल का ले लो, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल से वो डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि अगर वो डीप डिस्चार्ज हो गई तब बड़ी समस्या होती है। तो डीप डिस्चार्ज ना हो इसके लिए ही उसमें होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वही करंट को पूरी तरह से ख़त्म होने का अपोज करते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हर सेल में होता है। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, मोर द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थ्रू व्हिच करंट हैज टू फ्लो, एंड कॉन्सिक्वेंटली अ हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब उनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी जितना ज़्यादा उसका कंडक्टिविटी होगा उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी आपका ये डिपेंड करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कितना कॉमन एरिया उसमें डिप किया गया इलेक्ट्रोलाइट में, उसकी वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। यानी अगर ज़्यादा एरिया डिप किया गया तो इंटरनल कम होगा, अगर कम एरिया डिप किया तो वो ज़्यादा होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। आपका पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करेगा। अब E इक्वल टू हो जाएगा आपका V प्लस V। V आपका कैपिटल और V स्मॉल। अब कैपिटल V क्या हो जाएगा? IR, सभी जानते हैं, ये जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और स्मॉल r क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ था, पहले आप पढ़ते आ रहे थे V इक्वल टू IR, ये आपने शुरुआत से पढ़ रखा है, लेकिन जो स्मॉल वाला केस है आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये था ही नहीं कोर्स में, अब आया है 12th में। तो अब आप देखो भैया, E इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? V प्लस स्मॉल v, यानी कैपिटल V क्या हो जाएगा? IR, स्मॉल v क्या हो जाएगा? कैपिटल I इंटू स्मॉल r। I को आप ले लोगे कॉमन, तो यहाँ से मिल जाएगा R प्लस R, या I इक्वल टू क्या मिल जाएगा? E अपान R प्लस R। यानी I आपका हो गया करंट, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, अपान R प्लस R, जो स्मॉल r है क्या हो गया? यही हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन। ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज सर्किट इक्वेशन, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी आपका डायग्राम बना हुआ है, R आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, V आपका बैटरी है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, R आपका नीचे लगा हुआ है पूरा रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वाला, और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपके लगे हुए बैटरी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R। E इक्वल टू वी आर आप पढ़ चुके हो, I इक्वल टू IR क्या हो जाएगा? E माइनस V। अब इसको हम IR से डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगा? IR अपान IR इक्वल टू E माइनस V अपान V। ये R इक्वल टू मिल जाएगा E अपान V माइनस 1R। ये आपका हो गया फार्मूला R इन टर्म्स ऑफ E, V और रेजिस्टेंस R। ये आप ध्यान रखोगे, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है।
फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय वोल्ट मीटर मेथड, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आता है वोल्ट मीटर मेथड से। तो देखिए आपका जब ओपन सर्किट है तो आप जानते हो कोई भी करंट नहीं जाएगी, जब सर्किट आपकी क्लोज होगी तभी आपकी कोई भी करंट जाएगी, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। फिर हमारा सेल्स इन सीरीज, अब सेल आपके सीरीज के अंदर सेल को हमने जोड़ दिया। अब आप जब सेल को सीरीज में जोड़ते हो इसका मतलब है आपका रेजिस्टेंस आपका मिल जाएगा, तो सारे सेल में सेम करंट जाए इसलिए हम जोड़ते हैं सीरीज में। तो आप देख लें, cells are connected in series when they are joined end to end so that same quantity of electricity must flow through each cell। मतलब सेल को आप सीरीज में कब जोड़ते हैं, इंड टू इंड, जब आपको सेम अमाउंट में करंट चाहिए पूरे सर्किट में, यानी ईच सेल में अगर सेम करंट का फ्लो करे तब हमको उनको जोड़ना होता है सीरीज में। ये आप देख लें, आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, इंड टू इंड इनको जोड़ देगा। स्मॉल आर आपका शो कर रहा करंट, ई आपका शो कर रहा सेल को, वी आपका पीडी है और कैपिटल आर आपका दे रहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और आई आपकी करंट है। हमारे पास कुछ पॉइंट्स है उसको आप देख लेते हैं। पहला है द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ बैटरी सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ, जो हमारा ईएमएफ है यानी हर एक बैटरी का ईएमएफ अगर आप जोड़ दें तो पूरी बैटरी के बराबर हो जाएगा। जो आपका सेल है उस जो पूरी बैटरी का ईएमएफ है वो हर सेल के ईएमएफ को जोड़ने पर हमको इक्वल मिल जाएगा। द करंट इन ईच सेल इज द सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द इंटायर अरेंजमेंट, जो करंट हमारी है वो हर एक सेल में सेम होगी। जैसे आपने 5 सेल मान लिया ले लिया, तो 5 सेल आपने जब लिया तो हर सेल में उतनी ही करंट फ्लो करेगी जितना आपके पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगी, यानी वो क्या उससे आइडेंटिकल है, सेम है। ऐसा नहीं कि एक सेल में कम करंट एक सेल में ज़्यादा, अगर ऐसा होगा तो आपको जो टोटल करंट सर्किट में वो आपका वेरी करेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। पूरी करंट आपकी जो फ्लो करेगी वो हर सेल में उतना ही फ्लो करेगी। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा अगला पॉइंट है द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इंडिविजुअल वाले उन सारे का ये सम होता है जो आपको मिलेगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मान लेते हैं टोटल ऑफ द बैटरी एन हो गया, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, टोटल रेजिस्टेंस का हो जाएगा एन आर, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा एन आर प्लस आर। एन आर क्या हो गया, ये हो गया इंटरनल पूरी बैटरी का, और कैपिटल आर क्या हो गया जो आपने सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमको इफ आर इज लेस देन एन आर देन आई इक्वल टू ई अपन आर, मतलब आपका जो इस कैपिटल आर है, कैपिटल आर अगर उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा हो जाए तब हम क्या होगा उसको नेगलेक्ट कर देंगे और हमको आई इक्वल टू मिल जाएगा आपका ई अपन आर, सिंपल सा। और उसके बाद कभी कभी क्या होगा अगर एन आर जो उनका इंटरनल है वो कैपिटल आर से बहुत छोटा हो जाए तो आपका सीधे आई क्या मिल जाएगा, आई आपको मिल जाएगा एन ई अपान आर, नंबर ऑफ सेल अपान आर, टोटल आपको करंट मिल जाएगी। और अगर आपके वो वैल्यूज है तो आपको ऐसा करंट मिलेगा आई इक्वल टू एन ई अपान एन आर प्लस आर। कंक्लूजन, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट द मैक्सिमम करंट। अगर आपके जो इंटरनल हैं वो नेग्लिजिबल हैं, उनकी वैल्यू एक्सटर्नल वाले से बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे सेल को जोड़ देंगे सीरीज में ताकि हमको ज़्यादा अमाउंट में करंट मिले। आगे बढ़ते हैं, हम पैरेलल वाली बात कर लेते हैं। तो देखिए सेल्स आर सेड टू बी कट इन पैरेलल व्हेन दे आर ज्वाइंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव सच दैट करंट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी करंट वो क्या होती है सेल के बीच में डिवाइड हो जाती है, और यहाँ हम पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से और नेगेटिव वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि इंड टू इंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को नेगेटिव से करंट करेंगे, तो इससे आप सेल से ज्वाइन करेंगे तो हमारी करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। नोट, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सेम एज दैट ऑफ अ सिंगल। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा टोटल ईएमएफ मिलेगा वो एक सिंगल सेल के बराबर ही मिलेगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में नहीं किया है। दूसरा हमारा पॉइंट होगा द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सेल, और जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट है वो सेल्स के बीच में इक्वल डिवाइड हो जाएगी, और वहाँ पे सेम था। द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस, वहाँ हमने सबको जोड़ दिया था, यहाँ पे उनका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखिए टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा बैटरी का ही, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर अपान एन, उल्टा कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट क्या हो जाएगा आर अपान एन प्लस आर, ये आपका हो जाएगा।
यहाँ जब करंट मिलेगी ये मिल जाएगा I = NE/NR+R, क्योंकि R सबका सेम ही रहेगा तो वहाँ हम N से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हम बाहर वाला जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। इफ़ R इज लेस देन R/N देन I = NE/R, और दूसरा इफ़ R/N इज लेस देन R देन I = E/R। वहाँ पे क्या था, NE/R था, तो बस उल्टा हो गया, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। सीरीज वाला पैरेलल के जस्ट अपोजिट है, ये आपको ध्यान रखना है। एक फार्मूला याद करें, उसको उल्टा कर दे क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा पैरेलल का। या सीरीज का याद करेंगे तो पैरेलल का, और पैरेलल का याद करेंगे तो सीरीज का। कंक्लूजन क्या निकलेगा, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट मैक्सिमम करंट। वहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब एक्सटर्नल वाला बहुत कम है एज कंपेयर टू इंटरनल, तब हम जोड़ेंगे पैरेलल में ताकि हमको ज़्यादा करंट मिल पाए। और अगर इंटरनल वाला बहुत कम है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, तब हम जोड़ेंगे सीरीज में, तब हमको ज़्यादा करंट मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा टॉपिक आज का यहाँ तक ख़त्म हो गया है। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अगले जो हमारा टॉपिक होंगे इसके सेकंड पार्ट में, उसमें भी हम कुछ बात करेंगे, हमारा पोटेंशियोमीटर वगैरह आएगा तो उसकी हम बात कर लेंगे। अब आज तक के टॉपिक में जो हमने पढ़ा हुआ है उसको आप बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि यही आपका निचोड़ है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो इन्हीं की हेल्प से पढ़ेंगे। जो हमारे अगले टॉपिक्स होंगे उसमें ये सारे टॉपिक्स आपके यूज होंगे, तो हम चाहेंगे इसको आप पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है ये आप नंबर कहीं लिख सकते हैं और आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोज़ आपकी हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोज़ देख के निकल जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे थोड़ा बहुत मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।